हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया था। 3 केसेस मैंने मेनली आपको बताए थे, जिसमें एक ही एलिमेंट, फर्स्ट में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, सेकंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा था, और थर्ड केस हमने लिया था डिस्प्रपोर्शनेशन का। राइट। फिर मैंने आपको कुछ कॉमन रिएक्शंस भी बताई थी कि कॉमन रिएक्शंस क्या होती हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। राइट। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, उन पर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए यहां पर। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 required to oxidize 180 gram H2C2O4 in acidic medium. Also calculate volume of CO2 produced at STP. तो KMnO4 को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? कि H2C2O4 के साथ। चलिए, सबसे पहला काम, रिएक्शन लिखो। KMnO4 प्लस H2C2O4 कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? Mn2 प्लस। वैसे क्वेश्चन में गिवन है, और अदरवाइज मैंने आपको बताया भी था कि C2O4 ऑक्सिलेट आयन अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब हमें ये बताना है कि इसके इतने ग्राम के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, मास कितना प्रोड्यूस होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला काम, इन सब का एन फैक्टर निकालना होगा। ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन सब का। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है। एरो बनाओ। चेंज कितने का? 5 का। एन फैक्टर इसका 5, इसका भी एन फैक्टर 5। कार्बन यहां पर प्लस 3 में, यहां पर कार्बन प्लस 4 में। कार्बन के लिए कितने का चेंज? प्लस 3 से प्लस 4 1 का, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है तो इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1। इन सब के हमने एन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको किसी का भी मास दे रखा है, जैसे यहाँ पर किसका दे रखा है? H2C2O4 का मास दे रखा है। कितना दे रखा है? 180 ग्राम। तो मोल्स में कन्वर्ट कर दो इसको, तो 180 डिवाइडेड बाय 90, यानी 2 मोल्स हमारे पास क्या है? H2C2O4। यहाँ पर लिख दिए 2 मोल्स। क्या ऐसा कह दूं इसके 2 मोल्स के साथ इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट्स निकाल लें इसके, तो इक्विवेलेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे इसके? 4 इक्विवेलेंट्स। 2 इंटू इसका एन फैक्टर 2, तो 4 इक्विवेलेंट्स। और अब हम कह सकते हैं कि इसके भी 4 इक्विवेलेंट्स ही होंगे, इसके भी 4 इक्विवेलेंट्स ही होंगे, और इसके भी 4 इक्विवेलेंट्स ही होंगे। सभी के 4 इक्विवेलेंट्स होंगे। सबके इक्विवेलेंट्स पता चल गए। अब जिसका मास निकालना है उसका मास निकाल लो, जिसके मोल्स निकालने उसके मोल्स निकाल लो, जिसका वॉल्यूम निकालना उसका वॉल्यूम निकाल लो। हाँ, लेकिन इन सब के लिए पहले सबके क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। इसके 4 इक्विवेलेंट्स, इसका एन फैक्टर 5। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो एन फैक्टर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो ये 4/5 मोल्स हो गए इसके, तो इसके 4/5 मोल्स, इसका एन फैक्टर भी 5 है तो इसके भी 4/5 मोल्स। हाँ, लेकिन इसका एन फैक्टर केवल कितना है? 1, तो इसकी कितने मोल्स हो गए? 4 मोल्स। सभी के मोल्स पता चल गए। KMnO4 के मोल्स निकालने थे, तो एक आंसर तो हमारा हो गया 4/5। हाँ, लेकिन CO2 का
CO2 के मोल्स नहीं, CO2 का वॉल्यूम निकालना है। किस कंडीशन पर? एचटीपी पर। तो एचटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? एचटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम 22.4 नहीं 22.7, 90.8 विल बी द आंसर। आंसर होगा 90.8। वॉल्यूम पता चल गया, इसके मोल्स पता चल गए, सॉल्व किया जा सकता है। हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सब हर एक क्वेश्चन इसी तरह से होगा, यही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट सभी का यही होगा। इसी तरह से आपको करना भी है, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिखी उसी तरह से करना है। पहले एन फैक्टर रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट लिखो, एन फैक्टर निकालो, फिर देखो किसका मास दे रखा है, उसके मोल्स निकाल लो, उसके मोल से उसके इक्विवेलेंट्स निकाल लो। जैसे ही उसके इक्विवेलेंट्स पता चले, बाकी सबके इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे और फिर सॉल्व कर सकते। यहीं पर अब हम अभी और क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं, एक टर्म मैं यहाँ पर और डिफाइन करने जा रहा हूँ। मोलरिटी तो हमने यूज की हुई है, इसी तरह की एक टर्म और डिफाइन की जाती है यहाँ पर, नॉर्मलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। ठीक है, एक टर्म है। अगेन जैसा मैंने कहा, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नॉर्मलिटी का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा इसको यूज कहाँ कर सकते हैं? किसी क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मलिटी दे रखी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वैसे यहां पर भी हम ज्यादातर मिली इक्विवेलेंट्स में डील करेंगे। मिली इक्विवेलेंट्स, तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगी? उसके लिए वॉल्यूम किस में ले लेंगे हम? ml। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में मोलरिटी की जगह आपको नॉर्मलिटी दे रखी हो, फिर उस केस में एन फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्या पता चल गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल गया। चलिए क्वेश्चन इस पर भी बेस्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अच्छा, यहां पर इसको सॉल्व करने से पहले एक और पॉइंट भी मैं बता दूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी। तो यहां पर इसको आप और क्या लिख सकते हो? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो अगर नॉर्मलिटी निकालनी है तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर भी कर सकते हो, और या नॉर्मलिटी दे रखी है और मोलरिटी निकालनी तो एन फैक्टर से क्या कर दो? डिवाइड। चलिए फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। K2Cr2O7 प्लस Ki कन्वर्टिंग इनटू KiO3 प्लस क्रोमियम प्लस 3। वैसे हम इसका एन फैक्टर निकाल तो सकते हैं, +6 से +3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो एन फैक्टर 6, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या दे रखी है? नॉर्मलिटी दे रखी, तो इसके एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप इसके इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। कैसे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ये K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट्स हो गए। Ki के इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.2,
वॉल्यूम दे रखा है 50 ml इनटू के आई का क्या आएगा n फैक्टर। के आई का n फैक्टर क्या होगा -1 से +5 कितने का चेंज 6 का, और एक ही आयोडीन है तो इसका n फैक्टर 6। ये मिली इक्विवेलेंस ऑफ के आई, इधर भी मिली इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 कितना वॉल्यूम तो हमें निकालना है। लेट्स से नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 0.1, यहां से वॉल्यूम आ जाएगा ये 2 तो 600। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर एन फैक्टर निकालना आता है तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, गलती जो भी होगी वो एन फैक्टर पर ही होगी और कहीं कुछ नहीं होगा। एन फैक्टर सही से आना चाहिए और कोई बात। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m Na2S2O3 required to produce required to react with 508 gram iodine। आयोडीन का एटॉमिक मास सबको पता है 127, आयोडीन का एटॉमिक मास 127, Na2S2O3 required to react with 508 gram iodine। रिएक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और मैंने कहा भी था कि इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। चलिए करके देख लेते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा, आयोडीन का रिडक्शन Na या I- लिख दीजिए और Na2S2O3 का ऑक्सीडेशन Na2S4O6। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं यहां पर लिखूं तो इसका +2, इसका 0, इसका -1 और इसका 2.5। सल्फर का ऑक्सीडेशन 2 से 2.5, आयोडीन का रिडक्शन, इसे हाइपो भी बोलते हैं या सोडियम थायोसल्फेट। फिर से कह सकते हो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। यहाँ एक गड़बड़ होती, अब यहाँ क्या मिस्टेक होती, ठीक है एन फैक्टर तो आप निकाल ही लीजिए, वैसा एन फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1 आएगा, इन्हीं की जरूरत है, अभी इनके एन फैक्टर्स की हमें जरूरत नहीं। लेकिन हाँ आयोडीन के मोल्स कितने होंगे, किससे डिवाइड करो 127 से या 254 से, 254 से डिवाइड करेंगे क्योंकि I2 के मोल्स निकाल रहे हो, तो I2 के मोल्स निकाल रहे हो तो 504 डिवाइडेड बाय 2, 508 divided by 254 which is 2 moles of I2। ये I2 के मोल्स हैं, I2 का एन फैक्टर 2 तो 4 इक्विवेलेंट्स, इसके भी 4 इतने ही इक्विवेलेंट्स होंगे, तो वॉल्यूम इनटू 0.1, इसका एन फैक्टर 1 है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 40, और ये इक्विवेलेंट्स है तो अब ये जो वॉल्यूम होगा वो भी लीटर में।
ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। .2 m है इसकी मोलरिटी, 0.2 m वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 m रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल Cu2s into Cu2 plus SO4 2 minus in neutral medium। फिर से वही n फैक्टर निकालो, जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके n फैक्टर्स निकालिए, फिर इक्विवेलेंट n फैक्टर निकाल के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दीजिए। हाँ, अब की बार यहाँ पर KMnO4 कहाँ जाएगा, Mn+2 में नहीं, KMnO4 +7 से न्यूट्रल मीडियम में किस में जाएगा, यस Mn+2 में जाएगा। यहाँ पर KMnO4 का n फैक्टर 3 आएगा। व्हाट n फैक्टर ऑफ Cu2s, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या केवल कॉपर का, नहीं, कॉपर के साथ सल्फर का भी हो रहा है। कॉपर +1 से +2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +1 से +2 सल्फर का भी हो रहा है, -2 से +6। चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर +1 से +2 1 का चेंज, तो इसका n फैक्टर 2 कॉपर है तो 2, -2 से +6 8 का, तो n फैक्टर इसका हो गया 10। n फैक्टर इसका 10 है Cu2s का। KMnO4 की रिएक्शन अगर हम लिखें, KMnO4 Mn+4 में, तो n फैक्टर इसका 3। चलिए फिर से इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देते हैं। तो 0.2 इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 0.2 वॉल्यूम इनटू n फैक्टर 3 इक्वल्स टू 2 मोल्स इनटू इसका n फैक्टर 10। ये 10 वॉल्यूम इज 100/। कुछ नहीं किया, n फैक्टर निकालने का, तो n फैक्टर्स बदल गए। यहाँ पर केस 2 आ गया, Cu2s मैंने ले लिया, कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा था। अभी तक केवल एक ही एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया। यही चेंज हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। n फैक्टर निकालने के तरीके बदल जाएंगे। वो एसिडिक मीडियम था तो KMnO4 का n फैक्टर +5, यहाँ वहां पर 5 था, यहाँ पर KMnO4 का n फैक्टर चेंज हो गया प्लस। जो JEE 2020 में जो भी क्वेश्चन आया है वो भी KMnO4 का ही था, न्यूट्रल मीडियम था, वहां पर KMnO4 का n फैक्टर 3 था और कुछ भी नहीं था उसमें। Ki की रिएक्शन हो रही थी, Ki से I2 बन रहा था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ
0.2 m KiO3 required to produce 508 gram iodine by reaction with excess K. फिर से n फैक्टर निकालना पड़ेगा, रिएक्शन विथ Ki कन्वर्टिंग इनटू I2, क्या कहते हो I2 का n फैक्टर, यहां पर रिवर्स में देखोगे तो ये आयोडीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, कम प्रोपोर्शनेशन बोल देते हैं इसको, कम प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, या उल्टा देखोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस, यहाँ पर इस KiO3 यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है -1, यहाँ पर 0। इसका n फैक्टर अगर हम लिखें, पहले भी निकाल चुके हैं, इस वाली रिएक्शन में इसका n फैक्टर 2 है, इस वाली रिएक्शन में n फैक्टर 10 है, इसमें 2 इसमें 10, तो 2 into 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 10 5/3, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 5। ये इन सब के n फैक्टर हो गए, यहाँ पर वो n फैक्टर चेंज हो गया। इसके मोल्स अगर हम निकालें आयोडीन के 2 मोल्स कैसा है 508 डिवाइड बाय 254, 2 मोल्स, तो इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे 10/3 इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे 10/3, 10/3 इक्विवेलेंस। यहाँ पर इनके भी इक्विवेलेंस इक्वेट करने होंगे, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम इंटू 0.2 इंटू इसका n फैक्टर 5, n फैक्टर 5, ये इसके इक्विवेलेंस, ये इसके इक्विवेलेंस, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंस है यहाँ पर, तो ये वॉल्यूम किस में आएगा लीटर में, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 1 हो गया, तो आंसर इज 10/3। कुछ नहीं, चेंजेस जितने भी हो रहे हैं वो सब केवल n फैक्टर पर हो रहे हैं। हर एक केस का हर एक n फैक्टर का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा था, इवन प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो सारे प्रोडक्ट्स आपको गिवन है, Ki के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है, KiO3 की, क्या प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर आयोडीन, तो सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर गिवन है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
sample of KMnO4 divided in two parts. One part is allowed to react. One part is required. One part is required 50 ml 0.5 m Fe plus 2 solution in acidic medium, and other part required 100 ml 0.2 m Ki H2C2O4 in Na2C2O4 in strongly basic medium. Calculate moles of KMnO4 in original sample. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, KMnO4 के सैंपल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक एसिडिक पार्ट, दूसरा बेसिक पार्ट। दो पार्ट में, एक एसिडिक पार्ट है में रिएक्ट कर रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्गली बेसिक पार्ट बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों में इसका एन फैक्टर जो होगा वो अलग अलग होगा। एक और पॉइंट आता है, ये Fe+2 जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जाएगा कहाँ पर? तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन होके किस में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो Fe होता है या तो +2 या फिर +3, तो अगर +2 में है प्लस ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से ये किस में जाएगा, +3 में जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो KMnO4 Fe+2 Fe+3 और एसिडिक मीडियम है तो Mn+2। इसका एन फैक्टर 5 ही है, इसका एन फैक्टर 1। 50 इंटू 0.5 एन फैक्टर 1, ये मिली मोल्स, ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, इसके मोल्स इंटू इसका एन फैक्टर, ये मिली इक्विवेलेंट्स है तो डिवाइड बाय में 1000 कर देता हूं, तो ये यहां पर हो जाएगा 10, ये 5, तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स तो KMnO4 के फर्स्ट पार्ट में, 5 इंटू 10⁻³ मोल्स तो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में कितने,
KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2C2O4। KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, Mn+6 में। कंपाउंड क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है, और ये किस में जाएगा, CO2। एन फैक्टर की बात करें तो इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर जो है वो है 2। फिर से वही इक्वेशन बनाओ, इन दोनों के इक्विवेलेंट, तो इसके यहाँ पर n1 लिख देता हूँ, इसके n2 इंटू एन फैक्टर इस बार 1 ही है इसका वॉल्यूम 100 इंटू 0.2 इंटू 2, ये मिली मोल्स है तो फिर से डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो यहाँ पर ये 10 4 यानी ये रफली मेरे हिसाब से आ जाएगा 40 इंटू 10 40 इंटू 10⁻³ 5 into 10⁻³ 40 into 10⁻³ तो ओवरऑल आंसर 45 into 10⁻³ या 45 मिली मोल्स हम कह सकते हैं। दोनों जगह मोल्स निकाल दिए, मोल्स को ऐड कर दिया, N1 plus N2 will be the final answer। हाँ, यहाँ पर एक थॉट और आता है कि सर मैं आपने मोल्स निकाले फिर इनको ऐड किया, क्या हम यहाँ पर इक्विवेलेंट्स को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर KMnO4 इस रिएक्शन में KMnO4 का एन फैक्टर अलग है, इस रिएक्शन में KMnO4 का एन फैक्टर अलग है। एक ही सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका एन फैक्टर सेम हो। इसको यूं पुट कर दो, एक कंटेनर जिसमें KMnO4 के 5 इक्विवेलेंट्स है, दूसरे कंटेनर में भी KMnO4 के 5 इक्विवेलेंट्स है, अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि दोनों के 10 इक्विवेलेंट्स हो, कोई गारंटी नहीं, बिकॉज यहाँ एन फैक्टर अलग हो सकता है, यहाँ एन फैक्टर अलग हो सकता है। अगर दोनों जगह एन फैक्टर अलग अलग है तो आप इक्विवेलेंट्स को ऐड नहीं कर सकते हो। एक लाइन आप यहां पर लिख सकते हो, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस आर एडिटिव, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस आर एडिटिव लिखना है आपको, ओनली व्हेन एन फैक्टर्स आर सेम। अगर उनके एन फैक्टर सेम है तो इक्विवेलेंट्स को आप ऐड कर दो, अगर नहीं है तो इक्विवेलेंट से पहले मोल्स निकालो और फिर उन मोल्स को ऐड करो, जैसा हमने यहां पर किया है, जैसा हमने यहां पर किया है उसी तरह से करना है। समझ में आई मेरी बात? अदरवाइज यहां पर आप इक्विवेलेंट्स को ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि 50 इंटू 0.5 ये कितना हो गया 25 एन फैक्टर 1, तो यहां पर इसके 25 मिली इक्विवेलेंट्स है KMnO4 के, वो निकालोगे आ जाएगा 25 मिली इक्विवेलेंट्स। यहां पर अगर हम निकालेंगे तो 40 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, 40 मिली इक्विवेलेंट्स और 25 मिली इक्विवेलेंट्स। अगर आप 40 प्लस 25 65 कर दोगे तो इसका कोई यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि 40 जहां पर है उसका एन फैक्टर अलग है, 25 जहां है वहां एन फैक्टर अलग है, आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन जनरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन लिए, कंबाइन कर दिया, एक एसिडिक मीडियम एक बेसिक मीडियम, और क्वेश्चन के लास्ट में क्या लाइन लिखी, टोटल मोल्स निकालो। अदरवाइज मैं क्वेश्चन को यहां पर एंड कर देता, इस पार्ट में कितने मोल्स है, इस पार्ट में कितने मोल्स है, तो ये 2 पार्ट हो जाते। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन करने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, H2C2O4, KHC2O4। यस में भी मैं और बताऊंगा आपको, इस तरह के कंपाउंड्स भी होते हैं, KHC2O4 डॉट H2C2O4 ऐसे भी होते हैं, KHC2O4 डॉट या 2 H2C2O4, यहां पर 2 लगा देता हूं यहां, यानी इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड, क्रिस्टल्स है ये सब इसका, तो ये इस रेशियो में क्रिस्टल में ये कंबाइंड है, यहाँ 1:1 के रेशियो में कंबाइंड है। अब ये जो KHC2O4 है, चलो H2C2O4 तो ऑक्सैलिक एसिड है, ये इसके कुछ सॉल्ट्स हैं। अब ये KHC2O4 ये किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है वो देखते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो रिएक्ट कर ही सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर ये रिएक्ट करा तो वो इस कार्बन को जो कि +3 में है इसमें लेके चलाएंगे +4 में, यानी CO2 प्रोडक्ट बनेगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करें।
लेकिन ये जो कंपाउंड है ये एक एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बेस और ये एसिड है, ये H प्लस आयन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये यहां से रिमूव हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा K2C2O4 सॉल्ट। लेकिन सॉरी डस्ट बहुत उठती है ना, टेंशन में मत आना, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग काफी है। तो KHC2O4 H2C2O4 सॉरी इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहां पर ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करा तो ये K को रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा यहाँ पर H2C2O4 प्लस KCl कह सकते हो, प्लस के जैसे Na3PO4 है, ये HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, यहाँ 3 सोडियम है, एक को हटा देगा, 2 को भी हटा सकता है, 3 को भी रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चंस किए थे एन फैक्टर के टाइम पर, तो यहाँ पर ये इस K को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ अब इसका एन फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हर एक रिएक्शन में हो सकता है इसका एन फैक्टर अलग अलग हो, वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पर मैं जो एन फैक्टर लिख रहा हूँ वो KHC2O4 के एन फैक्टर लिख रहा हूँ, इसके एन फैक्टर लिख रहा हूँ मैं। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर कार्बन से मतलब है, 2 कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है, इसको हटा देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 है। KOH के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो अब एसिड बेस कंसेप्ट लगेगी, कितने H प्लस आयन ये लूज कर रहा है, 1, तो जब KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 1, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहा है तो 2। हाँ, HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कंपाउंड वाला केस आ जाएगा, एक के पोटेशियम जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही पोटेशियम डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 3। जगह बना लेता हूं थोड़ी, मैं इसको हटा देता हूं, वापस लिख लेंगे। इसका एन फैक्टर निकालना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KOH और HCl। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में प्रोडक्ट CO2, KOH के केस में ये सारी रिएक्शन नहीं दे रखी तो हम यही मानेंगे सारी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, तो यहाँ पे भी K2C2O4, यहाँ पे भी K2C2O4, ऐसे ही लिख दो। अजीब सा दिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अजीब सा दिख रहा है, इसको ऐसे ही लिखना हाँ हमें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2C2O4 डॉट H2C2। एन फैक्टर CO2 में जा रहा है, कितने कार्बन है 2 और 2, तो एन फैक्टर इन CO2 एन फैक्टर 4। KOH के साथ जब रिएक्शन हो रही तो कितनी एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है 2 और 1 3, तो एन फैक्टर 3। HCl के साथ जब रिएक्शन हो रही तो एक के रिप्लेस हो रहा है, केवल एक ही के रिप्लेस हो रहा है, तो HCl के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो एन फैक्टर्स निकालने तीनों केसेस में।
ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 4 और 2 6, तो इसके केस में n फैक्टर 6, KOH के केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में n फैक्टर 6 है, KOH के केस में n फैक्टर 4 है और HCl के केस में n फैक्टर 2 है। कुछ नहीं, n फैक्टर का गेम है, बाकी तो क्वेश्चन फिर से वही बनेंगे। n फैक्टर आपको सही सही कैलकुलेट करना है। लिख लो इक्वेशन, लिख कैलकुलेट moles of K2Cr2O7 required to oxidize 5 moles of aluminium Al2 all twice C2O4 all thrice dot H2C2O4। मोल्स बताने हैं इसके आप। n फैक्टर इसका तो पता ही है 6, n फैक्टर इसका 6 है, फिर n मोल्स निकालने n फैक्टर नहीं। n फैक्टर हमें पता है, इसका n फैक्टर 6 होता है, मोल्स इसके निकालने हैं। इसका n फैक्टर कितना होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन काउंट करो 6 + 2 8, n × 6 = 5 × 8, 40/6 यानी 20/3 will be the answer। ठीक है, इसके अलावा अब क्वेश्चंस में चेंज क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सचर। मतलब क्या हुआ, अभी तक क्या था, एक सब्सटेंस ए है वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा था, ए के इक्विवेलेंट्स पता तो बी के बता दो, या ए के मोल्स पता तो बी के बता दो। अब लेट से कोई मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंस है ए और बी, और हम इस मिक्सचर की किसी सी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तीन केसेस बनते हैं यहाँ पर, सी जो है केवल ए के साथ रिएक्ट करे, सी जो केवल बी के साथ रिएक्ट करे, या सी जो ऐसा भी हो सकता है ए और बी दोनों के साथ रिएक्ट करे। अगर सी केवल ए के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सी के इक्विवेलेंट्स ए के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। सी केवल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सी के इक्विवेलेंट्स बी के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। लेकिन अगर सी दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा, सी के कुछ इक्विवेलेंट्स ए के साथ रिएक्ट करेंगे, सी के कुछ इक्विवेलेंट्स बी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो सी के टोटल इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, क्योंकि सी ए के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सी बी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो सी के टोटल कितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे? तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सी। अगर ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो, और किसी एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ कर रहा है तो इसको हटा दो, ए के साथ कर रहा है तो इसको हटा दो। तो हमें देखना होगा कि क्या वो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है या किसी एक के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से भी इक्वेशंस बनी जा सकती है। सब्सटेंस 2 हो सकते हैं, मिक्सचर में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, देखना होगा वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है।
समझ में आई बात? एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। An equimolar mixture of FeO and Fe2O3 was titrated। ये जो वर्ड टाइट्रेटेड है मतलब रिक्वायर्ड कह सकते हो कि हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। was titrated यानी रिक्वायर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, was required या titrated with 0.2 m KMnO4 which required 50 ml KMnO4 in acidic medium। Find moles of FeO and FeO2 each। खैर इक्विमोलर है तो दोनों के सेम होंगे, दोनों के कितने मोल्स हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दोनों रिएक्ट करेंगे या दोनों में से कोई एक रिएक्ट करेगा ये देखना है। डेफिनेटली केवल FeO ही रिएक्ट करेगा क्योंकि उसमें आयरन +2 में है जो कि +3 में जाएगा। ऑलरेडी ये यहाँ पर +3 में है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिएक्शन तो केवल FeO और KMnO4 की ही होगी। एसिडिक मीडियम है, ये +2 में, आयरन +3, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 5, इसके x मोल, इसका n फैक्टर 1, इसके कितने कंज्यूम हुए 50 × 0.2 × 5 10 50 मिली मोल्स, 50 मिली मोल्स, इसके भी 50 मिली मोल्स और Fe2O3 के भी 50 मिली मोल्स होंगे। ऑब्वियसली देखो ये मैं बता दूं, ये सॉलिड्स होते हैं तो रिएक्शन करवाने से पहले इनका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। FeO और Fe2O3 ये सॉलिड्स होते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो वो सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब कैसे एग्जैक्टली रिएक्शन कैसे होगी वो नहीं पता, हाँ बट हम FeO और Fe2O3 को रिएक्ट करवा रहे हैं, ये क्लियर है। ऐसा नहीं सॉलिड के FeO पर आपने KMnO4 डाल दिया है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड FeO पर हम KMnO4 डाल रहे हैं। ऑब्वियसली उनका Fe+2 का, इससे हम Fe+2 का सॉल्यूशन बनाएंगे, इससे Fe+3 का सॉल्यूशन बनेगा, इससे जो Fe+2 आएंगे वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, इससे जो Fe+3 आ रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। An equimolar mixture of SNS या required 10 moles of H2O2 to oxidize itself into find moles of each in mixture। ओरिजिनल मिक्सचर ऑब्वियसली बात है।
तो H2O2 चाहो तो पहले हर एक को अलग अलग देख लो। H2O2 किसी को ऑक्सीडाइज करा तो H2O2 का रिडक्शन होगा और इसका एन फैक्टर -1 से -2, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। H2O2 का एन फैक्टर तो आ गया 2। अब किसके निकालने, इन दोनों के। क्या ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आर्सेनिक और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ केवल किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर। AS2S3 H3 ASO4 प्लस SO4। ठीक है, तो आर्सेनिक +3 -2 +5 एन फैक्टर निकालना पड़ेगा 2 का और इधर 6 का, यहाँ पर चेंज C2 6 का, यहाँ पर चेंज 2 का। कितने साल आर्सेनिक का 2, तो +4 +18 22, इसका एन फैक्टर 22 है। और AS2S5 की बात करें तो उसमें आर्सेनिक का तो कोई चेंज नहीं हो रहा, SO2 -2 से +6 चेंज कितने का, सॉरी -2 से +4 चेंज कितने का, 6 का। एन फैक्टर इसका 30। इक्विमोलर मिक्सचर दोनों के XX मोल, तो X × 22 प्लस X × 30 इक्वल्स टू 10 × 2, यानी 52X इक्वल्स टू 20, X इक्वल्स टू 10/26। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ गई, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से कंपाउंड आ गए। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। एन फैक्टर निकालने के तरीके चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड करना है, सब्सटेंस और ज्यादा डाल दो, 2 की बजाय 3 का मिक्सचर ले लो, तो इस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो एन फैक्टर की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, शीट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, अपने आप कंफ्यूजन क्लियर होते जाएंगे। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। यानी इवन क्वेश्चन करोगे, आंसर देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सोचना होता है, किस तरह से थॉट्स आने चाहिए, वो सब अपने आप आपको समझ में आते जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर से कहूंगा, अभी भी कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर एन फैक्टर अभी हमने नहीं निकाले हैं। एन फैक्टर निकालने के वहां तरीके कुछ और होंगे, तो और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ और तरीके हैं। तो 3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जितने भी अब तरीके मैं आपको एन फैक्टर के बता रहा हूँ, अब जितने भी एन फैक्टर्स हम निकालेंगे उसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करके ही आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। तो अब प्रॉब्लम ये कि अगर आप एक रिएक्शन को बैलेंस कर ही चुके हो तो फिर तो वो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर दो। फिर इक्विवेलेंस निकालने की, एन फैक्टर निकालने की इतनी हम क्यों कैलकुलेशंस करेंगे, इतनी एफर्ट्स क्यों लगाएंगे। तो यस, ये सही है, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो मोल कॉन्सेप्ट से आसान कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों मैं आपको ये तरीके यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर क्योंकि रिएक्शन को तो हमें बैलेंस करना ही पड़ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपको नहीं बताया कि इनके एन फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप क्या करते हो, उनमें अपनी इच्छा से कोई तरीका निकाल लेते हो एन फैक्टर का, उससे एन फैक्टर निकाल लेते हो जिससे वो गलत हो जाता है। जैसे 3 केसेस ले चुके हैं, अभी भी रिडॉक्स की ही बात कर रहा हूँ। केस 4, रिएक्शंस इन विच a substance undergo partial oxidation
पार्शियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। KMnO4 की रिएक्शन कंसिडर करते हैं HCl के साथ, MnCl2 प्लस Cl2 KCl प्लस H। ठीक है, यहाँ पर Mn+7 में है, यहाँ Mn+2 में है, क्लोरीन यहाँ पर -1, क्लोरीन यहाँ पर 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन -1 में, यहाँ पर भी -1 में। यानी अगर हम देखें तो ऐसा दिख रहा है कुछ क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0, लेकिन कुछ क्लोरीन ऐसी भी जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यानी जितनी भी क्लोरीन यहाँ आप यूज कर रहे हो या क्लोराइड आयन आप यूज कर रहे हो, उन सब का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन और पार्शियल रिडक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि HCl का एन फैक्टर क्या होगा। KMnO4 का तो आप निकाल सकते हो, बट इस HCl का एन फैक्टर क्या होगा? क्या केवल ऑक्सीडेशन मान के इसका एन फैक्टर निकाल लें? क्या हम केवल ऑक्सीडेशन मान के इसका एन फैक्टर निकाल लें? तो नहीं निकाल सकते। केवल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से इसका एन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर क्या करना होगा? अब अगर हमें यहाँ पर इस HCl का एन फैक्टर निकालना है तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंस कैसे करेंगे वो अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो रिकॉल करिए, मैंने आपको थोड़े तरीके बताए थे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के। दो एक्चुअल तरीके मैं आपको लास्ट में बताऊंगा रिएक्शन को बैलेंस करने के भी, और भी पूरा पार्ट आएगा। बट यहां पर अगर हमें इसका एन फैक्टर निकालना है, इसका एन फैक्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnCl2। यहां पर केवल आप क्या करो, जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा उसी की रिएक्शन लिखो। Mn+7 से Mn किस में जा रहा है? +2। और यहां पर Cl- किस में जा रहा है? Cl2। ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, यहां पर Cl को हमने बैलेंस कर दिया, Cl को हमने बैलेंस कर दिया। चार्ज को बैलेंस करें, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर चार्ज को बैलेंस करो तो यहां पर 2। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो, जैसा मैंने आपको बताया था कि अब ये हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो है क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उन्हीं क्लोराइड आयन को Mn एब्सॉर्ब कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह। तो फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होंगे, एक ने लूज किए, दूसरे ने एब्सॉर्ब किए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, ताकि इस तरह से ऐड करना है कि फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर ना हो। तो साफ साफ दिख रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से, और दोनों को ऐड कर दो। तो ट्वाइस Mn+7, वहां से क्या आया? 10 Cl- ट्वाइस Mn2 + 5 Cl। 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट हो। नाउ अब अभी तक केवल आप यूं कह सकते हो कि हमने उन एटम्स को बैलेंस किया जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमें बाकी के एलिमेंट्स, बाकी के एटम्स को भी बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे? तो अब यहां पर हमें दिख रहा है कि KMnO4 जो है
बेसिकली वो किसके साथ, Mn जो है किसके साथ है, पोटेशियम और ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी जगह क्या लिख दो, ट्वाइस KMnO2। इसकी जगह क्या लिख दो वापस, 10HCl। अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं इसको 2Mn+2 ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर 5Cl। अब यहाँ पर हमें बाकी के एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना है, तो सबसे लास्ट में हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन से पहले करते हैं ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बैलेंस करना है। लेकिन उनको बैलेंस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में है वही राइट में होनी चाहिए, या जो राइट में है वही लेफ्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, तो अब आपको किसी और का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम यहाँ पर है +1 स्टेट में, तो यहाँ पर भी आप क्या ऐड कर दो, 2K+ पोटेशियम ऐड कर दो। अब हमें किसको बैलेंस करना है, Cl आयन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये पोटेशियम और यहाँ पर ये Mn, ये भी Cl आयन के साथ ही है, तो यहाँ पर हमें Cl आयन ऐड करने पड़ेंगे इधर भी। तो Cl आयन अगर इधर ऐड करोगे तो इधर भी करने होंगे, क्योंकि अभी इन Cl आयंस को तो हमने बैलेंस कर लिया, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cl2 में। तो इसके साथ हमें कितने Cl आयन और चाहिए, 4 Cl आयन। इसके साथ कितने चाहिए, 2 Cl आयन। इसको कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, MnCl2। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हो आप, 2KCl। लेकिन अब आपको यहाँ पर और कितने Cl आयन ऐड कर दिए, 6, तो ये से यहाँ पर 6 क्या ऐड कर दिया मैंने, HCl, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो Cl आयन है वो कहाँ से आ रहे हैं, HCl से, तो यहाँ मैंने 6 HCl लिख दिया, यानी टोटल HCl कितने हो जाएंगे, 16। अब और किसको बैलेंस करना रहेगा, ऑक्सीजन, यहाँ 8 है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रही, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन कम हो उतने क्या ऐड कर दो, H2O, तो 8H2। चेक करोगे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, 10 + 6 16, वहां पे भी 16। अगर नहीं होती तो H+ जिस तरफ हाइड्रोजन कम होती उस तरफ हम क्या ऐड कर देते, H+। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम देखें तो ट्वाइस KMnO4 + 16 HCl कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस MnCl2 इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब अगर हम वो काउंट करें तो 10 इलेक्ट्रॉन, 20 नहीं, जिन 10 को ये लूज करा उन्हीं 10 को ये गेन करा, तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब अगर आपको इनका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो सबका एन फैक्टर फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो 1 के साथ कितने होंगे, 5। इनिशियली भी वही आ रहा था, लेकिन इसका एन फैक्टर अब यहाँ पर आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 16 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो पर मॉलिक्यूल 10/16, तो इसका एन फैक्टर यहाँ पर 10/16 होगा। ऐसा नहीं कि सर HCl एसिड 1 हो जाएगा, ना तो 1 है ना इसका एन फैक्टर यहां से निकालोगे वो भी केवल ऑक्सीडेशन से वो भी बना रहा है, नहीं, इसका एन फैक्टर 10/16। इनफैक्ट बाकियों का भी निकाल सकते हो वापस, इसका तो 10/2 वही 5 ही आएगा, इसका एन फैक्टर 10/5 2 आ जाएगा। इनके भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, इसका एन फैक्टर 5 और इसका एन फैक्टर 10/8। हर एक सब्सटेंस का एन फैक्टर, चाहे उसका रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबका एन फैक्टर निकालने का यही तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल, ये इनके एन फैक्टर्स होंगे। बट कह सकता हूं पूरी रिएक्शन ही बैलेंस हो गई तो अब एन फैक्टर की क्या जरूरत है, एन फैक्टर की कोई जरूरत। कभी भी जेई में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा इसका एन फैक्टर निकालो, क्योंकि ये एन फैक्टर के रूल्स जो ना ये कहीं किसी तरह से बहुत स्टैंडर्डाइज नहीं है कि इस तरह से बुक्स में लिखे हुए हैं। खासकर ये जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं इनके तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, और हम भी इनको यूज नहीं करेंगे। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं कि आप यहां से निकाल दो, सर Cl - Cl2 में जा रहा था 1 का चेंज तो हमने एन फैक्टर 1 कर लिया, भाई अलग केस है, क्योंकि यहाँ पर Cl ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, Cl- में भी जा रहा है, तो ये पार्शियल रिडक्शन ऑक्सीडेशन का केस है, इसका एन फैक्टर निकालना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार में टफ लग रहा होगा आपको, टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हमने बैलेंसिंग नहीं की है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल आ रहा है। बैलेंसिंग पार्ट आएगा तब ये बहुत आसान ही लगेगा। तो बस एक एग्जांपल अभी लिया है बैलेंसिंग
प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, अभी हम करेंगे क्योंकि एन फैक्टर के थ्रू हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एन फैक्टर के थ्रू रिएक्शन को बैलेंस करने से बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है। चलिए, बहुत बार क्या होता है बैलेंसिंग पहले सीखते हैं फिर एन फैक्टर सीखते हैं, बट मेरा मानना है एन फैक्टर पहले सीखिए ताकि बैलेंसिंग करना और आसान हो जाए, फिर उसमें बहुत कम एफर्ट्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।